तो आज स्टार्ट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देखें हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले तो आप बेटा क्या करें, एक बात जान लें, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन आप पढ़ लें पहले तो। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid is become equal to the vapor pressure of solid। ठीक है, वो होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। और आप जानते हो, क्या जानते हैं आप लोग, एक रिलेशन तो आप जानते हो क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट या किसी भी लिक्विड का डिपेंड करता है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, और ये इनवर्सली रिलेटेड होता है। अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ये आप जानते हैं। तो ग्राफिकली देखो हुआ क्या। अब बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को हम डेल्टा टीएफ से नोट करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज डेल्टा टीएफ, इसको समझते हैं। ये क्या है बेटा, ये है व्हेन अ नॉन वोलेटाइलिक सॉल्यूट is added to the pure solvent, then the vapor pressure of solution is decreases and freezing point of solution also decreases, which is called depression in freezing point। ठीक है, ये आपका क्या रहता है। तो अब आप समझें कि देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या हुआ है, उसे ग्राफिकल समझते हैं। जैसे यहां आपने टेम्परेचर ले लिया, ठीक है, और यहां ले लिया आपने वेपर प्रेशर। देखो ये किसी सॉल्वेंट के लिए आप पहले आप देखें, आप क्या देख रहे हैं, कोई लिक्विड था सॉल्वेंट, आपने उसका वो टेम्परेचर देखो, आप इसे टेम्परेचर घटाते जा रहे, ठीक है। तो वो जो आपका लिक्विड है वो धीमे धीमे किसमें बदलना है, सॉलिड में। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सॉलिड में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, बदलना स्टार्ट हुआ सॉलिड पे जब बदलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सॉलिड का पहला पॉइंट, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ सॉलिड जब बना और ये लिक्विड का, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आपका लिक्विड सॉल्यूशन में कन्वर्ट होने लगा, लिक्विड जो है आपका सॉलिड में कन्वर्ट होने लगा, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को आपने कहा फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज टी नॉट। व्हाट इज टी नॉट हियर? दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? और ये कब तक घटेगा? जब तक सारा का सारा लिक्विड आपका किसमें बदल जाए, सॉलिड में ना बदल जाए। क्लियर? अब ये किसके लिए है, पहली वाली लाइन ये है आपकी प्योर सॉल्वेंट के लिए। क्लियर? जब आपने इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते ही आपने क्या देखा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होगा, वो आपका घट जाएगा। यानी किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम रहेगा। दिस इज फॉर सॉल्यूशन, दिस लाइन फॉर सॉल्यूशन। अब ये देखो जो पॉइंट है आपका, अब बात कर रहे हैं आप किसकी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब ये देखो ये सॉलिड है आपका, ये आपका कहीं पे घटते कहीं टच करेगा तो यहां करेगा इस तरह से। तो यहां तो देखो ये सॉलिड और ये लिक्विड का फिर से वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम। ये किसके लिए हुआ है, सॉल्यूशन के लिए।
तो यहां पे आया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज TF, मैंने इसको बोल दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये आप देखें, अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज नोन एज डेल्टा TF, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, क्या ये चेंज है फ्रीजिंग पॉइंट में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF। क्लियर? और यहां पे आप देखें कि T0 इज ग्रेटर देन TF। बात समझ में आ रहा है आपको? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉलिड का और लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम हो गया, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहां पे आपने लिखा था फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। ठीक है? तो ये आपने ग्राफिकली यहां पे इसको समझ लिया। तो यहां पे डेल्टा TF जो है, आपने ये देख लिया कि T0 ग्रेटर देन TF। अब हमने बात करी कि कितना ज्यादा आपका ये जो कितना ज्यादा है आपका जो डिप्रेस्ड होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस्ड होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करेगा किस पे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे। जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ही क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होने लगेगा। तो यहां पे आपने एक चीज देख ली, पहले यहां देख लें, डेल्टा TF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप लोग? T0 माइनस TF, ये लिख सकते हैं आप। क्लियर? तो अब जरा इसको समझते हैं। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is depends on the amount of non-volatile solute, यानी डेल्टा TF जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। अब किसके देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये आप जानते हो पर किलोग्राम सॉल्वेंट क्या होता है? मोलैलिटी। तो मोलैलिटी जो होती है क्या होता है बताओ? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर? तो ये मोलैलिटी है, और डेल्टा TF जो है आपका प्रोपोर्शनल दिया है किसके? मोलैलिटी के। यहां पे आप क्या देख रहे हैं? देखो यहां पे आप ऐसे समझें इसको, ये आपके पास प्योर सॉल्वेंट के लिए आपके पास ये था, आपने देखा इस तरह से। क्लियर? तो ये आपके पास यहां पे था आपका T0, यहां पे था आपका TS। थोड़ा सा इसे हम साइड और हटा लेते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा, चलिए क्लियर। ठीक है? तो यहां पे आपने देखा कि ये TS है, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और अगर आपने ये सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 ला, ये है प्योर सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन 2 लाएंगे जिसमें नॉन वोलेटाइल का अमाउंट ज्यादा होगा। सॉल्यूशन 2 लाएंगे तो सॉल्यूशन 2 की मोलैलिटी की बात करोगे तो मोलैलिटी सॉल्यूशन 2 की ज्यादा होगी सॉल्यूशन 1 से, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट आप देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और कम है, TF डैश, दैट इज वेपर प्रेशर। क्लियर? और यहां आपने लिया क्या? टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उतना ही ज्यादा आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने लग जाएगा? डिप्रेस होने लग जाएगा। तो डेल्टा TF जो है आपका मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करते समझे तो क्या समझेंगे? देखिए, तो दैट इज डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू m, व्हेन यू रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यू गेट KF, दैट इज m। यहां पे KF क्या है? इट इज व्हाट? क्या है बोलो? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? समझ में आती है?
इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इस फिनोमेना को हम क्रायोस्कोपी भी कहते हैं, क्रायोस्कोपी। क्योंकि एक आपको मालूम है या नंबर ऑफ मोल्स हमने कौन से लिए थे थ्योरेटिकल, तो अगर आपको अगर ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है तो आपको कौन से मोल लेने हैं, आपको लेने हैं कौन से, ऑब्जर्व मोल। तो आप क्या करेंगे, के एफ इंटू एम इंटू आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई इज अ वांट ऑफ फैक्टर। ठीक, डेल्टा टी एफ आप जानते हो क्या होता है, टी नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम आई। अब यहां से देखो क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं, देखो यहाँ पे इसको समझते हैं क्या है, इससे हम समझेंगे किस तरह क्वेश्चन करेंगे। तो आपने देखा टी नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम इंटू आई। देखो ये कांस्टेंट है और टी नॉट भी किसी भी क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। जैसे कि आपको मालूम है टी नॉट किसके लिए, वाटर के लिए कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये कांस्टेंट होगा, हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग होगा। अब ये सॉल्यूशन की बात आई, ये वेरी करेगा मोलारिटी से और नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व से, तो यानी हम कह सकते हैं माइनस टी एफ प्रोपोर्शनल टू एम आई। क्लियर, तो ये देखें माइनस का साइन लगाकर कोई लिख सकते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं टी एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम आई। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास है। व्हाट इज एम, एम इज द मोलरिटी, आई आपको पता ही है वांट ऑफ फैक्टर, जो कि मैं पिछली क्लास में बहुत अच्छे समझा चुका हूं आपको। तो अगर यहां से क्या देख रहे हैं, अगर आपका एम आई का वैल्यू बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का घटेगा। क्लियर, और अगर कहीं जैसे पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है विच हैज मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, तो ऑप्शन ए लिया आपने 0.1 मोलर NaCl, दूसरा लिया 0.2 मोलर AlCl3, सी लिया आपने 0.2 मोलर BaCl2 एंड चौथा लिया आपने 0.3 मोलर, आप ले लो यहां पे NaCl2 ले लो। ठीक है, ये आपने ले लिया। तो आपको क्या पता है, देखो मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए, Mi का वैल्यू कम होना चाहिए। तो यहां पे m इंटू आई का वैल्यू देखो, m यानी मोलरिटी, और कई बार आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन अगर डायरेक्ट होगा तो मोलरिटी को मोलरिटी काउंट करके चलेंगे अपन। तो सवाल में चाहे मोलरिटी लिखा हो मोलरिटी, आप मोलरिटी को कंसीडर करेंगे। तो पहले के लिए आप देखो एम आई का वैल्यू, m कितना है 0.1, आई कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो कितना है 0.2, यहाँ पे देखो 0.2 इंटू 1 और 3 4, दैट इज 0.8, यहाँ पे देखो 0.2 इंटू 1 और 2 3, दैट इज 0.6, यहाँ देखो 0.3 इंटू या 3, दैट इज 0.9। तो देखो सबसे कम किसका आएगा, एम आई का वैल्यू। तो फ्रीजिंग पॉइंट की बात आप करेंगे तो सबसे कम आपकी जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगी वो किसकी आने वाली है, इसका एम आई का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, किसका, इसका। यानी डी का फ्रीजिंग पॉइंट आपका कैसा आने वाला है, एम आई का वैल्यू, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने पर एम आई का वैल्यू ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो सबसे कम किसका आएगा बेटा, डी का। सबसे ज्यादा किसका आएगा, इसका। तो सबसे ज्यादा इसका, फिर सी का, फिर बी का एंड फिर डी का। बात समझ में आती है आपको, यहां से बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अब यहां पे ये समझ सकते हैं अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी सेम हो, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज सेम देन टीएफ 1 अपॉन प्रोपोर्शनल टू आई। तो आई अगर ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। जैसे इस पर भी ऐसे सेम क्वेश्चन कर लेते हैं। अब यहां पूछते हैं विच हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन ए
0.1 मोलर NaCl, ऑप्शन बी 0.1 मोलर BaCl2, ऑप्शन सी 0.1 मोलर AlCl3 एंड 0.1 मोलर Na3PO4, ये ले लिया आपने। ठीक है, या आप ले लो यहां पे Mg2 Mg3PO4 का होल ट्वाइस, ये ले लिया आपने। तो अब देखिए सबका मोलरिटी तो बेटा कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, सबका आई चेंज है। तो आई देखो NaCl का आई कितना 2, यहां आई कितना 2 रेख 3, यहां आई कितना 1 और 3 4, यहां 3 और 2 5। तो सबसे ज्यादा आई जिसका होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो यानी डी आंसर आएगा अपने पास में। तो आंसर में डी। क्लियर, डी का सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, फिर उसके बाद सी का, फिर बी का, फिर ए का। दिस इज द आंसर। ठीक, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। फ्रीजिंग पॉइंट किस तरह से डिप्रेस करेगा, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ये हमने यहां पे समझ लिया है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।